तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर तिवारी और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं करेंट टाइम क्लासेस प्रयागराज। आज हम लोग पढ़ेंगे वन लाइनर समसामयिकी, जिसमें हमारी देखते हैं पहली न्यूज है कि राज्य समाचार से पढ़ें। तो पहली न्यूज है कि 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर नालंदा के प्राचीन खंडहर स्थल के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। तो इस जिले का नाम याद रखिएगा, बिहार के राजगीर में जिले का नाम याद रखिएगा। अगला है कि 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संबोधित किया था। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ें तो अगली न्यूज है कि 15 जून 2024 को किस राज्य को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो गुजरात को प्राप्त हुआ था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये किसी पीसीएस में या आरओआरओ में किसी में से एक में पूछा जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले का नाम बदल करके चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदल करके क्या कर दिया है, ज्योतिर्मठ कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, जोशीमठ का नाम अब ज्योतिर्मठ हो गया है। और कह रहा है कि नैनीताल जिले की कोसिया कुटौली तहसील का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो परगना श्री कैंची धाम। तो कोसिया कुटौली का नाम कैंची धाम कर दिया गया, जोशीमठ का तो याद रहेगा ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। अगली न्यूज है कि हाल ही में आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में, ये यूपी से संबंधित है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, गाजीपुर ज़िले में स्थित किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया, तो उस बैंक का नाम है पूर्वांचल सहकारी बैंक। आगे बढ़ें, अगली न्यूज है किस राज्य के सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान दीजिएगा, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों की आबादी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश में है। अब आप लोग बताइए कि सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगली न्यूज है 6 जून 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों को किस प्रथा के संबंध में नोटिस जारी किया है, तो नाता प्रथा से संबंधित जो है नोटिस जारी किया है। ये नाता प्रथा होती क्या है, तो जैसे एक्स एक पति है, वाई एक पत्नी है, दोनों आपस में पति पत्नी है, जेड एक अदर पर्सन है, इसको वाई से शादी करना चाहता है, मतलब इसकी पत्नी से, तो इसकी पत्नी की कीमत एक्स को चुका करके ये वाई से शादी कर सकता है। इस तरह का कुछ नाता प्रथा होती है, इसी पर प्रतिबंध लगाया है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग गूगल कर लीजिएगा। आगे हम लोग राष्ट्रीय घटनाओं पर आते हैं। राष्ट्रीय घटनाओं में 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात और तमिलनाडु में 7,453 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ 1 गीगावाट क्षमता वाली किस परियोजना को मंजूरी दी है, तो इस परियोजना का नाम है अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना। आगे है कि 17 जून 2024 को सतत विकास रिपोर्ट का 9वां संस्करण, ये याद रखिएगा, किसके द्वारा जारी किया है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। क्रम याद रखिएगा, ये 9वीं रिपोर्ट है। आगे बढ़ें तो 16 जून को किसी लंदन स्थित प्रसिद्ध प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया, तो आरबीआई को यह सम्मान दिया गया है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ें तो 13 जून को पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय के एनएसए के रूप में किसे चुना गया, तो पुनर्नियुक्ति हुई है किसकी, अजीत डोभाल जी की। ये तीसरा इनका कार्यकाल है। ये कार्यकाल पूछा जा सकता है, ऑप्शन में चौथा होगा, दूसरा होगा, पांचवा होगा, तो तीसरा कार्यकाल है, आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में किस संस्थान ने मोबाइल ऐप एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज, तो इसी में इसका लॉन्च किया है, तो इसी में इसका उत्तर है, तो एनसीआरबी ने इसे लॉन्च किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने इसे लॉन्च किया है। अगली न्यूज है कि ब्रिटेन के किस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने संत थिरुमंगई अलवर, अब इनके बारे में आप अगर थोड़ा जानने की कोशिश करें तो गूगल पे जान लीजिएगा, क्योंकि जो चर्चा में होते हैं करंट अफेयर में जीएस से संबंधित प्रश्न उन्हीं से उठा देता है। तो संत
थिरुमंगई अलवर की 500 साल पुरानी कांसे की मूर्ति को भारत के लौटाने पर सहमति दी है। मतलब ये यूनिवर्सिटी भारत को लौटाएगी ये मूर्ति। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ें तो 9 जून को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ये तो सबको पता है, नरेंद्र मोदी, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपको डेट याद रखना है। पूछा क्या जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को शपथ लिया? तो 9 जून 2024 को शपथ लिया, ये याद रखिएगा। 28 मई को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस पहल को लॉन्च किया है? तो इस पहल का नाम है प्रगति 2024। किसने लॉन्च किया? आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। ठीक है, आगे न्यूज है कि विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 मई को मनाया जाता है यह विश्व भूख दिवस। आगे बढ़ें तो 30 मई 2024 को किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप को विश्व के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन द्वारा संचालित अपना पहला उपकक्षीय परीक्षण वाहन सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इसका नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस। अब आगे हमारी न्यूज आर्थिकी सब्जेक्ट से है, देखते हैं। 19 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए कितनी खरीफ फसलों, सीधा पूछ लिएगा अब की बार, कितनी खरीफ फसलों पर MSP जारी किया गया है? तो वृद्धि इसमें बताया गया है। तो खरीफ फसलों पर कितने खरीफ फसलों पर वृद्धि की है? तो 14 फसलों पर। ठीक है, आगे बढ़ें। हाल ही में किसे द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार दिया गया है? तो सेबी को दिया गया है। सेबी का पूरा नाम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, 6 जून को चंडीगढ़ स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने किसके बीच विलय को मंजूरी दे दी है? तो एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस। मूडीज रेटिंग, मूडीज एक संस्था है जो कि अन्य चीज़ों की रेटिंग्स निकालती है। तो उसी की रेटिंग्स के अनुसार भारत को 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितना निवेश करना होगा? इसने बताया है कि $385 बिलियन का अगर भारत निवेश करेगा तो 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा कर लेगा। आगे बढ़ें तो हाल ही में किस संस्थान ने निवेशकों के लिए जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए मोबाइल ऐप साथी 2.0 को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है, ये भी कारण पूछा जा सकता है। तो जो निवेशक हैं, जो अपने निवेश करते हैं, के लिए जटिल वित्तीय जो अवधारणाएं हैं उनको सरल बनाने के लिए। ठीक है, अगली न्यूज है कि नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहां से प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां से भारत को सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।